प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर 5 विद्युत धारिता चल रहा था। विद्युत धारिता के भाग 4 हो गए और चौथे भाग में प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव हो गया। और संचालकों के लिए, कुचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए अपने ने पढ़ लिया, कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने कर लिए। और आज है विद्युत धारिता के भाग 5 में अपना टॉपिक है चालकता, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। सुपर कंडक्टिविटी जैसा कि अपन ने विद्युत धारिता के 5 भाग में भाग 4 में अपन ने ये पढ़ा था कि चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, ताप घटाने पर प्रतिरोधकता घटती है। कुछ धातुओं या मिश्र धातुओं में बहुत निम्न ताप पर प्रतिरोधकता का मान घटकर शून्य हो जाता है तथा चालकता का मान बढ़कर अनंत हो जाता है। अतः इस घटना को क्या कहते हैं? अति चालकता कहते हैं। और जिस ताप पर चालक की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप की परिभाषा क्या होगी? धातु या मिश्र धातु में वह निश्चित ताप जिस पर प्रतिरोधकता का मान शून्य तथा चालकता का मान अनंत हो जाता है क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। एक बार अति चालकता की परिभाषा दोबारा सुन लें। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर के लिए। कुछ धातु या मिश्र धातु में बहुत निम्न ताप पर प्रतिरोधकता का मान घटकर शून्य हो जाता है। इस घटना को अति चालकता कहते हैं। और जिस ताप पर प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। अति चालकता की खोज सन 1911 में डच भौतिक शास्त्री कोमरलिंग ऑनेंस ने की थी, जिसने पारे को 4.2 केल्विन तक ठंडा करके प्रेक्षित किया। 4.2 केल्विन ताप बहुत निम्न ताप होता है। 4.2 केल्विन का मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया? 4.2 - 273 और नियर अबाउट -269 डिग्री सेल्सियस हो गया। आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमती है। -269 डिग्री सेल्सियस बहुत निम्न ताप है और व्यवहार में ये संभव नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। और अति चालकता के लिए जो ग्राफ अपन, ये है ताप केल्विन में और ये है प्रतिरोधकता रो। यहां पर एक का एक ये प्रतिरोधकता 4.2 केल्विन पारे के लिए पारा, ठीक है। और फिर एकाएक घटकर शून्य हो जाती है, फिर एक बढ़ती है और फिर इस प्रकार से बढ़ती है, ठीक है। अति चालकता के उपयोग। अति चालकता के उपयोग, यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। पहला, अति चालक चुंबक बनाने में। अति चालक चुंबक बनाने में। दूसरा, विद्युत संचरण में। तीसरा, विद्युत जनित्र में उपयोग भी आ जाते हैं। चौथा, छोटे तथा दक्ष ट्रांसफार्मर बनाने में। छोटे तथा दक्ष ट्रांसफार्मर बनाने में। और पांचवा, सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर
टर्म में, ये इसके उपयोग हो गए। अतिचालकता की अवस्था में, अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, जिसे माइसनर प्रभाव कहते हैं। अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ में माइसनर प्रभाव, माइसनर प्रभाव क्या हो गया? अतिचालकता की अवस्था में, अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं? माइसनर प्रभाव कहते हैं। इस घटना को माइसनर प्रभाव कहा जाता है। अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, इस घटना को माइसनर प्रभाव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना है तार की लंबाई परिवर्तित करने से, लंबाई में परिवर्तन करने से प्रतिरोध पर प्रभाव। तार की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तार की लंबाई परिवर्तित करने से प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन, चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। ओके, अपन जानते हैं कि तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाया जाता है या परिवर्तित किया जाता है, तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, अनुप्रस्थ काट घटता है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में आयतन क्या रहता है? स्थिर रहता है। दोनों अवस्थाओं में आयतन स्थिर रहता है। जैसे ये कोई तार है जिसकी खींचने से पूर्व लंबाई L1 है, ये लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट A1, त्रिज्या R1 तथा व्यास D1 है। कब की स्थिति है ये? खींचने से पूर्व, और खींचने के पश्चात लंबाई क्या है? घटेगी, और नहीं, लंबाई बढ़ेगी खींचने से। ये लंबाई बढ़कर क्या हो गई? L2, अनुप्रस्थ काट A2, त्रिज्या R2 और व्यास D2 खींचने के पश्चात, खींचने के पश्चात। ठीक है, तो अपने टॉपिक क्या था कि किसी तार के लंबाई को खींचकर बढ़ाया जाता है तो लंबाई बढ़ती है, अनुप्रस्थ काट घटता है, और दोनों स्थिति में आयतन क्या रहता है? नियत रहता है। खींचने से, माना कि खींचने से पूर्व लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट A1, त्रिज्या R1 तथा व्यास D1 है, और खींचने के पश्चात लंबाई L2, अनुप्रस्थ काट A2, त्रिज्या R2 तथा व्यास D2 है। ठीक, दोनों स्थिति में आयतन नियत रहता है, तो इसका मतलब A1 L1 बराबर A2 L2, A1 L1 बराबर A2 L2।
L1/L2 बराबर A2/A1, ये मान आ जाएगा। ये समीकरण क्या हो गई? एक हो गई। ठीक, एक हो गई। खींचने से पूर्व प्रतिरोध, खींचने से पूर्व प्रतिरोध R1 बराबर रो L1/A1, समीकरण 1। तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन होने से प्रतिरोधकता के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीज अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो R1 बराबर रो L1/A1। खींचने के पश्चात, खींचने के पश्चात प्रतिरोध R2 बराबर रो L2/A2, ये समीकरण 2। प्रतिरोधकता हो रही लेकिन लंबाई L2 हो गई, अनुप्रस्थ काट A2 हो गया और प्रतिरोध क्या हो गया? R2 हो गया। समीकरण 1 में किसका भाग दे दें? 2 का। 1/2। तो R1/R2 रो से रो कैंसिल, L1/A1 और L2/A2 का भाग लगेगा तो A2 ऊपर चला जाएगा, A2/A1 A2/L2 बराबर L1/L2 और A2/A1। ये समीकरण अपनी कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है। अब यदि क्या हो, L1/L2 बराबर क्या है? A2/A1 है। इसमें विशेष स्थिति ये दे दी अपने को। पहली एक, यदि लंबाई दी गई हो, लंबाई दी गई हो, यदि लंबाई दी गई हो और लंबाई दी गई है तो A2/A1 किसके बराबर हो जाएगा? L1/L2 के बराबर हो जाएगा। समीकरण आप में एक में देख सकते हैं। तो अपना जो फॉर्मूला बन जाएगा R1/R2 इक्वल टू L1/L2 और ये भी L1/L2, L1/L2, ये हो जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब ऊपर R1 है तो L1 ही आया है, स्क्वायर है L1 का स्क्वायर, नीचे R2 है तो L2 का स्क्वायर है। यहाँ से क्या संबंध हो गया? R समानुपाती L स्क्वायर हो गया, R समानुपाती L स्क्वायर। इसका मतलब खींचकर लंबाई दोगुनी कर देंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, लंबाई खींचकर 3 गुनी कर देंगे तो प्रतिरोध 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। ठीक है। और लंबाई खींचकर 4 गुनी कर देंगे तो प्रतिरोध 4 चौक 16 गुना हो जाएगा। दूसरी अवस्था में दूसरा पॉइंट क्या है? यदि अनुप्रस्थ काट दिया गया हो, अनुप्रस्थ काट दिया गया है तो R1/R2 बराबर L1/L2 के स्थान पर अपन क्या पुट कर सकते हैं? A2/A1। A2/A1 पुट करेंगे तो A2/A1 इंटू A2/A1, ये L1/L2 का मान ये रख दिया अपन ने समीकरण 1 से। तो A2/A1 इंटू A2/A1 हो गया इक्वल टू A2/A1 का होल स्क्वायर। ये अपनी समीकरण कितनी थी? 4। तो ये समीकरण कितनी हो गई? 5। यहां से क्या स्पष्ट हो गया? R1 ये बट्टे में आ रहा है A1 का स्क्वायर, R2 ये उसके उल्टे में आ रहा है। इसका मतलब R व्युत्क्रमानुपाती A स्क्वायर, R व्युत्क्रमानुपाती A स्क्वायर। अगर खींचकर अनुप्रस्थ काट आधा कर दिया जाए, खींचकर अनुप्रस्थ काट आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध, जैसे अनुप्रस्थ काट घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 गुना हो जाएगा। हाँ, यहीं पर भी अपन देखो A बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर।
अनुप्रस्थ काट ए बराबर ये क्षेत्रफल है वो अनुप्रस्थ काट कहलाता है। ये वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब है और अनुप्रस्थ काट आर बराबर क्या d/2 व्यास का आधा, तो पाई डी स्क्वायर बटा 4 भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या एक रिलेशन और हो गया, आर 1/r2 इक्वल टू a2/a1 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई r1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, यह आ गया r2 की घात 4 बट्टा r1 की घात 4, r1 की घात 4 और बराबर क्या है d/4 है, तो पाई/4 तो अनुपात में कैंसिल हो जाएगा और ये d2 की घात 4 बट्टा d1 की घात 4, d2 की घात 4 बट्टा d1 की घात 4। तो अपन क्या कर सकते हैं, r व्युत्क्रमानुपाती r की घात 4 त्रिज्या की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और प्रतिरोध और क्या कह सकते हैं, व्यास की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर व्यास आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, या त्रिज्या आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हुआ, नहीं ये टॉपिक हुआ अपना। अब इस पर कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, 5 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, तथा प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ये क्वेश्चन है अपना 5 ओम। क्वेश्चन आंसर R1 बराबर 5 ओम और लंबाई खींचकर कितनी कर दी गई, दुगुनी कर दी गई, तो L2 बराबर 2L1 ये रिलेशन दे दिया। R2 हमें ज्ञात करना है। दूसरा, प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100 ये ज्ञात करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में ये क्वेश्चन आया हुआ है, CBSE में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब
अपन ने यहां पर किस में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई दे रखी है। अपन ने ये रिलेशन पढ़ा था। वैसे तो लंबाई पर प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है, R समानुपाती L होती है, लेकिन खींचकर लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो उस समय प्रतिरोध है वो लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। ये समीकरण हो गई। R2 बाई R1 बराबर L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। यहां जो समानुपाती स्थिरांक आएगा वो अनुपात में कैंसिल हो जाएगा। L2 का मान 2L1 बाई L1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो R2 बराबर 4R1 अंतिम प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुणा हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 4 गुणा हो गया, कितने गुणा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, R2 बराबर 4, R1 का मान 5, 4 पंजे 20 ओम आ जाएगा। ठीक, अब प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100 बराबर 20 माइनस 5 बट्टा 5 प्रारंभिक इंटू 100। यह आ गया 20 में से 5 घटाओगे 15 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 100, 5 से इसको काटोगे 3 बराबर 300%, बराबर क्या, 300% का परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेलनाकार क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलनाकार नलिका की लंबाई L, आंतरिक लंबाई L, आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः A तथा B हैं, A तथा B है। यदि नलिका के पदार्थ की प्रतिरोधकता रो है तो नलिका के सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। ये बेलनाकार कुचालक खोखली नलिका है जिसकी आंतरिक त्रिज्या R1 और बाह्य त्रिज्या क्या है, R2 है। ये एक्सिस होगी, हो गया। ये आंतरिक त्रिज्या क्या हो गई, A, और ये बाह्य त्रिज्या क्या हो गई, B। अब इसका अनुप्रस्थ काट ये हो गया, ये इसका अनुप्रस्थ काट हो गया। अनुप्रस्थ काट लंबाई इसकी क्या हो गई,
L हो गई। अनुप्रस्थ काट A बराबर बाह्य वर्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल। बाह्य वर्त का क्षेत्रफल पाई बी स्क्वायर माइनस आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर। ये अंदर वाला वर्त खाली है तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। आर बराबर रो एल बाई ए, रो लंबाई एल, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है एक तांबे के तार जिसका अनुप्रस्थ काट 1 mm स्क्वायर है, एक तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट 1 mm स्क्वायर जिसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हाँ, अनुप्रस्थ काट 1 mm स्क्वायर है जिसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसके एकांक आयतन में 22 गुणा 10 की घात 8.5 गुणा 10 की घात 22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। प्रति सेंटीमीटर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.5 गुणा 10 की घात 22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अपवहन वेग ज्ञात कीजिए। अपवहन वेग ज्ञात कीजिए। पहला आंसर 1 mm स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट 1 mm स्क्वायर। 1 mm का मतलब हो गया 10 की घात -3 का होल स्क्वायर बराबर 1 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, I बराबर 0.5 एम्पियर हो गया और इलेक्ट्रॉन घनत्व है N से डिनोट करते हैं। 8.5 गुणा 10 की घात 22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब 8.5 गुणा 10 की घात 22 सेंटी को मीटर में बदलोगे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर क्यूब हो रहा है। तो 10 की घात -6 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 6। 8.5 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.5 गुणा 10 की घात +28 होती है। अब अपवहन चाल ज्ञात करनी है। विद्युत धारा और अपवहन वेग में निम्न संबंध होता है। I बराबर NaEVD, NaEVD और VD बराबर I/NaE। I का मान 0.5, N का मान 8.5 गुणा 10 की घात 28 गुणा A का मान 1 गुणा 10 की घात -6 गुणा A का मान
1.6 गुणा 10 की घात -19, ये इससे कैंसिल होकर कितना आ गया? 17 आ गया। कितना हो गया? 17 हो गया। इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो 3.7 गुणा 10 की घात -5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ओके।